Okay, class, now I'm going to share the screen. Okay, class, now I'm going to share the screen. जब आप लोगों के पास स्क्रीन शो हो जाए तो मुझे बताइएगा. I hope स्क्रीन भी अब आप लोगों सबके सामने शेयर हो रही होगी. So can we start the class? Yes, we can start. Okay, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डार्क साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी और मैनिपुलेशन किस तरह की होती है ये सब पढ़ा था. आज हम जो पढ़ेंगे वो लॉज ऑफ डार्क साइकोलॉजी है कि डार्क साइकोलॉजी में हम कौन से मैनिपुलेटिव लॉज यूज करते हैं या वो कौन से टेक्टिक यूज करते हैं जो मैनिपुलेटिव होते हैं, जिसकी वजह से डार्क साइकोलॉजी को यूज करके हम डिजायर्ड पर्सन से डिजायर्ड आउटकम ले सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज हाइड योर इंटेंशंस. कहा जाता है कि आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है. हाइड योर इंटेंशंस भी इसी तरह का एक रूल है. इसमें आप झूठ तो बोल रहे होते हैं लेकिन वो झूठ पूरा झूठ भी नहीं होता, ना वो पूरा सच होता है. इसमें आप सच को इस तरह मॉडिफाई कर रहे होते हैं या झूठ को इस तरह से बोल रहे होते हैं कि वो सच लग रहा होता है, अधूरा सच वो लग रहा होता है. और जो आप अपनी बात से, अपने अल्फाज से, अपने अंदाज से जो आपका एक्चुअल एक इंटेंशन है, जो आप असल चीज हासिल करना चाह रहे हैं, उस चीज को आप नहीं बताते. फॉर एग्जाम्पल, ये टेक्निक मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ. इसी मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल दूं. अगर कोई मेरे से कुछ पूछे जो मैं उसे नहीं भी बताना चाह रहा और सामने वाला बंदा ऐसा है कि मैं उसे इनकार भी नहीं कर सकता, तो मैं उससे इस तरह करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा कि आप आज क्या कर रहे हैं, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा कि मैं आज खाना कहाँ खाने जा रहा हूँ, या मैं यूँ कहता हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा कि आज मैं खाना बाहर खाने जा रहा हूँ. तो मैंने जो स्टार्ट में एक लाइन ऐड की है कि मैं नहीं बताऊंगा, उसके बाद मैंने बता दिया, लेकिन उस इंसान के जहन में वो बात याद रहेगी कि मैं नहीं बताऊंगा, वो बात ही बात भूल जाएगा. यानी कि उसको मैंने बता भी दिया और मेरा मकसद भी पूरा हो गया कि उस इंसान को वो चीज याद ना रहे. दिस इज हाइड योर इंटेंशन. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मैनिपुलेशन. द सेकेंड वन इज प्लेइंग डम. इसमें आप ये करते हैं कि बेशक आपको वो चीज पता हो, आप उस चीज में एक्सपर्ट हो, लेकिन आप सामने वाले के सामने बिल्कुल डम बन के बैठ जाते हैं, जैसे आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता. यू प्ले डम सो स्किलफुली कि आपकी जो एक एक्सपर्टी है उस चीज में, वो बहुत अच्छे से आप अपनी डमनेस के पीछे छुपा लेते हैं कि आप बेशक उस चीज में एक्सपर्ट है, लेकिन आप जो डम होने की एक्टिंग कर रहे हैं वो इतनी अच्छी करें कि अगला इंसान आप पे यकीन कर बैठता है. और बाज़ औक़ात वो इंसान ऐसी बातें भी बता देता है कि जो हो सकता है आपको ना पता हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैमिली मैटर हो रहा है और आपको वो फैमिली मैटर पता है, और जिस बंदे से रिलेटेड वो फैमिली मैटर है, आप उसके सामने जब वो इस तरह का कोई भी हिंट दे उस चीज के अबाउट, तो आप बिल्कुल डम होके बैठ जाए कि जैसे आपको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं. तो ये ह्यूमन नेचर है कि वो हर इंसान अपने आप को क्लैरिफाई करने की पूरी तरह से कोशिश करता है. तो वो इंसान इसी चीज में कि मैं अपने आप को क्लैरिफाई कर दूं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे देता है. ये दोनों लॉज क्लियर हैं आपको? फिजा, मुश्ताक एंड और किसने हैंड रेज किया था? आपके क्या क्वेश्चंस हैं? हेलो सर. जी सर, ये जी. जो आपने बताया ना, हाइड योर इंटेंशंस, इसमें जो आपने एग्जांपल दिए सर, उसकी कुछ समझ नहीं आई. देखिए, फॉर एग्जांपल मेरी इंटेंशन थी कि मैं सामने वाले इंसान को नहीं बताना चाहता था कि मैं बाहर खाना खा रहा हूँ, लेकिन मैं उस इंसान को डायरेक्टली ये भी नहीं कह सकता था कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता. तो मैंने अपनी इंटेंशन इस तरह हाइड की कि मैंने उसे पहले एक लाइन ऐड कर दी कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं बाहर खाना खा रहा हूँ. मेरी इंटेंशन भी हाइड हो गई कि मेरी इंटेंशन थी मैं उसे नहीं बताना चाहता था. मेरी इंटेंशन हाइड हो गई, मैंने उसे बता भी दिया, लेकिन जो मैंने बताते हुए एक लाइन ऐड की है, उस लाइन की वजह से उसका ब्रेन अगली चीज को प्रोसेस ही नहीं करेगा. आपने जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने मॉडल ऑफ अटेंशंस पढ़े होंगे. जो हमारे फिल्टर्स हैं, जब मैं ये लाइन बोलूंगा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो उसके फिल्टर्स ने यहीं पे एक्टिवेट होना है और आगे की चीज को उसने स्किप कर देना है, क्योंकि हमारा ब्रेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करता, वो चंक्स में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है.
इसी तरह अगर आप किसी एग्जांपल ये है कि आप अगर के सामने अगर एक वर्ड लिखा हुआ दे दिया जाए, उसकी पहले 2 लेटर्स और आखिरी 2 लेटर्स ठीक हों, बीच में स्पेलिंग चेंज भी कर दिए जाएँ, स्पेलिंग्स आगे पीछे भी कर दिए जाएँ, तो आप उस वर्ड को ठीक पढ़ लेंगे। क्योंकि हमारा ब्रेन पूरी इंफॉर्मेशन को स्कैन नहीं करता, वो जस्ट कुछ बिट्स को लेता है और उनकी बेस पे वो पूरी इंफॉर्मेशन खुद क्रिएट करता है। इसी तरह हमारे ब्रेन की इसी शॉर्टकमिंग को मैंने हाइड योर इंटेंशन लॉ में यूज किया कि मैंने फर्स्ट लाइन ऐसी ऐड कर दी कि उसके बाद जो मैं बोलूं ब्रेन उसको प्रोसेस ही ना करे। मेरी इंटेंशंस भी हाइड हो गई, मेरा काम भी हो गया। अब क्लियर हुआ ये लॉ आपको? द नेक्स्ट वन इज कन्वर्ट अटेंशन सीकिंग, कोवर्ट अटेंशन सीकिंग। कुछ लोग तो होते हैं वो बहुत ओपनली अटेंशन सीक कर रहे होते हैं। आई थिंक अभी किसी ने हैंड रेज किया, सॉरी मैं नाम नहीं पढ़ सका जी। आपका क्या क्वेश्चन था? इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, द नेक्स्ट वन इज कोवर्ट अटेंशन सीकिंग। कोवर्ट अटेंशन सीकिंग ये होती है कि कुछ लोग तो होते हैं वो ओवर्ट अटेंशन सीकर्स होते हैं। ओवर्ट मतलब खुल के वो अटेंशन सीक करते हैं, कोवर्ट मतलब छुपे हुए तरीके से अटेंशन सीक करना। इट हर किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत ड्रामा चल रहा होता है थिंग्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो डार्क साइकोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं, वो ये ड्रामा खुद से क्रिएट कर रहे होते हैं और इस ड्रामे को वो जिस तरह एक पूरे स्क्रिप्ट के साथ लेके चल रहे होते हैं। दे आर नॉट लाइक इंस्टेंटली क्रिएटेड ड्रामा के ऑन द स्पॉट कुछ हुआ और उन्होंने ड्रामा कर लिया, वो ऐसा नहीं करते। वो एक उनके ब्रेन में, उनके माइंड में एक पूरा स्क्रिप्ट पहले से तैयार होता है और वो अटेंशन सीक कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने उस ड्रामे के थ्रू अटेंशन इस तरह से सीक कर रहे होते हैं कि सामने वाले इंसान को पता भी नहीं लग रहा होता कि सामने वाला इंसान अटेंशन सीक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से साथ कहीं घूमने गए, आपका एक फ्रेंड है जो कोवर्ट अटेंशन सीकर है और एक फ्रेंड है जो ओवर्ट अटेंशन सीकर है। आपने अपने किसी सेकंड फ्रेंड के साथ पिक्चर बनाई, तो जो आपका ओवर्ट अटेंशन सीकिंग फ्रेंड है वो आपको क्लियरली कह देगा कि तुमने उसके साथ पिक्चर बनाई है, तुमने मेरे साथ पिक्चर नहीं बनाई। लेकिन जो आपका कोवर्ट अटेंशन सीकिंग फ्रेंड है वो आपको डायरेक्टली नहीं कहेगा कि आपने उसके साथ पिक्चर बनाई, आपने मेरे साथ नहीं बनाई। वो अपना बिहेवियर इस तरह मॉडिफाई कर लेगा, वो अपने आप को चेंज, अपनी एक्शंस को इस तरह चेंज कर लेगा, अपने रिएक्शंस को इस तरह चेंज कर लेगा, अपनी वॉइस टोन को इस तरह चेंज कर लेगा कि आप ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अटेंशन दे रहे होंगे कि कुछ तो हुआ है। दिस इज कोवर्ट अटेंशन सीकिंग, कि वो अटेंशन सीक कर रहे हैं, लेकिन किस पॉइंट पे, किस तरह से अटेंशन सीक कर रहे हैं, सामने वाला उस चीज को नहीं समझ सकता। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिव ऑनेस्टी। अगेन ये वही रूल है कि आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। हाइड योर टेंशन में आप झूठ और आधे सच को मिला के यूज कर रहे थे, लेकिन सिलेक्टिव ऑनेस्टी में आप सिर्फ आधा सच यूज कर रहे होते हैं, कि इसमें आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे होते हैं कि जिससे आपको फायदा हो, आप जो चीज चाहते हैं वो चीज आपको मिल जाए। इसमें आप इंफॉर्मेशन का वो पार्ट रिवील नहीं करते जो आपके अगेंस्ट हो, जो आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो। आधा सच बोल के आप अपने आप को सही साबित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कभी कोई तजाद हो तो कहा जाता है कि दोनों फरीकैन की बात सुनी जाए। वो इसीलिए कहा जाता है कि सिलेक्टिव ऑनेस्टी से बचने के लिए। बाज औकात हम सिलेक्टिव ऑनेस्टी जानबूझ के कर रहे होते हैं, बाज औकात हम अनजाने में कर रहे होते हैं। नॉर्मली इंसान जो है वो अनजाने में सिलेक्टिव ऑनेस्टी कर रहा होता है, लेकिन वो इंसान जिसमें डार्क पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो हमने कल पढ़े थे, वो सिलेक्टिव ऑनेस्टी को बहुत केयरफुली और बहुत प्लान तरीके से यूज कर रहा होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि कभी भी आप कोई फैसला करने लगे तो आप दोनों फरीकैन की बात सुनिए, जितने भी लोग उस फैसले से में इंक्लूडेड हैं, आप उन सब की बात सुन के फैसला करें ताकि आपको पूरा सच पता हो। ये 4 लॉज क्लियर है आप सबको? सर एक दफा रिपीट कर दें।
ओके, फर्स्ट वन इज हाइड योर अटेंशंस। इसमें आप आधा सच और झूठ बोल के अपनी जो आपकी असल विश है, जो असल अटेंशन है, जो असल चाहत है, जो असल ख्वाहिश है, उसको आप छुपा लेते हैं। आप मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ टेक्टिक्स यूज करके अपनी डिजायर्ड चीज हासिल कर लेते हैं बगैर ये शो किए कि वो चीज आपको चाहिए। सेकंड वन इज कोवर्ट अटेंशन सीकिंग, कि इसमें आप अटेंशन सीक कर रहे होते हैं लेकिन आपका अटेंशन सीक करने का तरीका ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान समझ नहीं पाता कि आप अटेंशन सीक कर रहे हैं। आप जस्ट अपना बिहेवियर बहुत सडल वे में चेंज करेंगे, अपनी टोन चेंज करेंगे, अपनी अपने एक्शंस, अपने रिएक्शंस इस तरह से बहुत सडल वे में चेंज करेंगे कि सामने वाले को डिफरेंस भी फील हो जाए और उसको ये भी ना लगे कि आप अटेंशन सीक कर रहे हैं। द थर्ड वन इज सिलेक्टिव ऑनेस्टी। सिलेक्टिव ऑनेस्टी में आप आधा सच बोल रहे होते हैं, इसमें कोई झूठ इंक्लूड नहीं होता, इसमें आप बोल सच ही रहे होते हैं लेकिन वो सच अधूरा होता है और वो सच सिर्फ वही होता है, उस सच में वही इंफॉर्मेशन होती है जो आपके फायदे के लिए हो, जो आप यूज कर सके, जो आपकी साइड पे हो, जो आपके अगेंस्ट हो, आप उसको यूज नहीं करते। द फोर्थ वन इज प्लेइंग डम। इसमें ये होता है कि जो मैनिपुलेटर है वो जानता सब कुछ होता है लेकिन वो ऐसा मासूम बन के बैठ जाता है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। वो बिल्कुल डम प्ले करता है कि जैसे वो इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आई होप ये चार लॉस क्लियर होंगे आपको। द फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग योर डिसीजंस। अगेन ये हाइड योर अटेंशन से रिलेटेड ही है कि इसमें आप जो वर्ड्स का इंतखाब कर रहे होते हैं, जो आप अपने एक्शंस के इंतखाब कर रहे होते हैं, जो अपने रिएक्शंस के इंतखाब कर रहे होते हैं, वो बहुत केयरफुली, बहुत प्लान तरीके से कर रहे होते हैं। आप इंस्टेंटली कुछ नहीं करते इसमें। इसमें आप, अगर आपने कभी चेस की गेम देखी हो तो जो चेस प्लेयर्स होते हैं कि वो जब भी कोई एक मूव चलते हैं तो वो सिर्फ वही मूव नहीं चलते, वो अगली 10 मूव्स दिमाग में रख के चलने के अगर मैं ये मूव चलूंगा तो सामने वाला ये मूव चलेगा, मैं फिर ये करूंगा, फिर सामने वाला ये करेगा। इस तरह वो 10 डिफरेंट मूव्स को अपने दिमाग में रख के वो एक मूव चलते हैं। कंट्रोलिंग योर डिसीजन भी यही है कि आपने जो एक कदम उठाना है, जो आपने एक लफ्ज बोलना है, जो आपने एक एक्शन करना है, आप वो एक्शन करने से पहले, वो लफ्ज बोलने से पहले आप सारे सिनेरियोस को देख के बोलेंगे कि आपके ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा और फिर आप क्या करेंगे। वो एक प्रॉपरली प्लान करके अपना डिसीजन लेते हैं। आई एम टेलिंग कमरोश अख्तर, मैं जो स्लाइड पर का बता रहा हूँ मैं उसी स्लाइड में हूँ। आई थिंक यू शुड चेक योर इंटरनेट कनेक्शन कि अगर आपके पास कोई और स्लाइड शो हो रही है तो। द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग मिस्ट्री। बहुत कॉमनली यूज किए जाने वाला लॉ है ये। इसमें ये होता है कि जो मैनिपुलेटर है वो अपने गिर्द एक मिस्टिक एरा क्रिएट करता है कि वो अपने गिर्द एक तजस्सुस क्रिएट करता है कि सामने वाला उसके बारे में तजस्सुस रखे कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा किस लिए कर रहा है, इसके ऐसा करने की क्या वजह होगी। वो किसी भी तरह से अपने गिर्द अपनी जात को लेके मिस्ट्री क्रिएट करता है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है सामने वाले इंसान के दिमाग में। और जैसा कि कहा जाता है क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। जब एक सामने वाले इंसान के दिमाग में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाए तो वो अपनी क्यूरियोसिटी को काम डाउन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इवन के उस क्यूरियोसिटी को वो, आप सबके पास स्लाइड शो हो रही हैं? ये स्लाइड शो हो रही है। Yes, sir. ओके, देन यू शुड चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ओके, तो वो अपने गिर्द एक तजस्सुस क्रिएट करता है, मिस्ट्री क्रिएट करता है ताकि उस मिस्ट्री की वजह से, उस क्यूरियोसिटी की वजह से सामने वाला जो है वो उन तमाम बातों पे अमल करना शुरू कर दे जो वो मैनिपुलेटर चाहता है। अभी हैंड एक रेज हुआ था जी, आपका क्या क्वेश्चन है? द नेक्स्ट वन इज इमोशनल प्लेइंग। जब हमने स्लाइड शो नहीं हो रही थी। यू शुड चेक योर इंटरनेट कनेक्शन प्लीज।
कल जब हमने टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन की बात की थी तो हमने उसमें इमोशनल मैनिपुलेशन भी पढ़ा था कि इमोशनल मैनिपुलेशन ये होती है कि मैनिपुलेटर जानबूझ के अपने एक्शंस अपने रिएक्शन से सामने वाले के डिजायर्ड इमोशंस को ट्रिगर करता है। दिस इज दैट लॉ ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन कि आप जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करते हैं कि जो सामने वाला है वो एक स्पेसिफिक इमोशन ट्रिगर करे। जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो वी नो दैट इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड आवर बॉडी इज हाईली सेंसिटिव टू न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो हमारी हमारी बॉडी की शॉर्ट कमिंग को, हमारे ब्रेन की शॉर्ट कमिंग को अननोइंगली यूज कर रहे होते हैं थ्रू द टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग इमोशंस। कोई भी इमोशन जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो वो कहीं ना कहीं डोपामीन को रिलीज करता है, और डोपामीन रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिवॉर्ड पाथवे को एक्टिवेट करता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइमिंग वो इंसान केमिकली उस मैनिपुलेटर पे डिपेंड होना शुरू हो जाता है। हर चीज जब इंसान कोई भी इमोशन ट्रिगर होता रहे और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बार बार वो इमोशन एक ही इंसान के साथ ट्रिगर होता रहे, या एक इंसान बार बार स्ट्रांग इमोशंस ट्रिगर करता रहे, तो कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर्स पाथवे, डोपामीन रिवॉर्ड पाथवे इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है उस स्पेसिफिक इंसान के लिए कि वो इंसान लिटरली उस मैनिपुलेटर का एडिक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो वही मैनिपुलेटर वही मैकेनिज्म यूज कर रहा होता है जो एडिक्टिव ड्रग्स यूज कर रही होती हैं। द नेक्स्ट लॉ इज फॉरबिडन फ्रूट। in my personal opinion, this is the most strong law of dark psychology. इसमें ये होता है कि आप किसी वक्त उस पर्सन के लिए अवेलेबल हैं, किसी वक्त अवेलेबल नहीं है। आप उस पर्सन के लिए अवेलेबल होकर भी अवेलेबल नहीं है, और जब उस इंसान को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, एक टाइम पे आप उसके लिए उस वक्त अवेलेबल होंगे, नेक्स्ट टाइम पे जब उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो आप किसी और टेक्निक का यूज करके, अपने कंट्रोलिंग योर डिसीजन का यूज करके, या आप इंटेंडेड आंसरिंग का यूज करके, किसी भी तरह का, या सिलेक्टिव ऑनेस्टी यूज करके, किसी भी तरह का टेक्निक यूज करके आप कहेंगे कि मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ। अगेन जब उसे जरूरत होगी आप अवेलेबल होंगे, फिर जरूरत होगी आप अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप उसके लिए अवेलेबल भी हैं, आप उसके लिए अवेलेबल नहीं भी हैं, आप उसके साथ भी हैं, आप उसके साथ नहीं भी हैं। एक वक्त में वो आप पे रिलाई कर रहा है तो आप उसके साथ खड़े हैं, नेक्स्ट टाइम जब वो आप पे रिलाई कर रहा है तो आप इतना स्किलफुली उसकी उस रिलायंस को डिनाई करें कि वो इंसान खुद समझ नहीं पाता कि आपने क्यों डिनाई किया है। वो इंसान आपके उस झूठ को सच समझ बैठता है क्योंकि पिछली दफा आपने उसका साथ दिया होता है। फॉरबिडन फ्रूट, ये वर्ड ड्राइव हुआ है बिब्लिकल मिथोलॉजी से, कि जिस तरह हमारी रिलीजियस मिथोलॉजी है, हमारा एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है कि जन्नत में हर चीज खाने की इजाजत थी, लेकिन एक चीज की इजाजत नहीं थी कि आपने इस दरख्त के पास नहीं जाना। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ मिस्ट्री, उस दरख्त की तरफ गए और उस शजरे ममनू से फल खाया। तो ये वही मेथोलॉजी, वही कॉन्सेप्ट इस रूल में यूज होता है कि आपको पता है कि ये पर्सन कभी अवेलेबल है, कभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो उसने एक अपने गिर्द क्यूरियोसिटी क्रिएट की हुई है, अपने गिर्द एक मिस्ट्री क्रिएट की हुई है कि कभी वो अवेलेबल है, कभी वो अवेलेबल नहीं है, तो आप ना चाहते हुए भी उस पर्सन की तरफ जाते हैं। और जब वो अवेलेबल होता है आपको लगता है कि एवरीथिंग इज द परफेक्ट, और जब वो अवेलेबल नहीं होता तो आपको लगता है कि आप में कोई गलती थी कि जिस वजह से वो पर्सन अवेलेबल नहीं हुआ। आई होप ये 8 लॉज आपको क्लियर होंगे। इन 8 लॉज में किसी का कोई क्वेश्चन? सादिया खानजादी, हाउ टू यूज इट फॉर गुड पर्पस। देखिए, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज बैड, एवरी गुडनेस इज बैडनेस, एवरी बैडनेस इज गुडनेस।
आप लोगों ने कभी चाइनीज मैथोलॉजी है यिंग यांग, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है? उसका कॉन्सेप्ट यह है कि जो चीज जितनी भी अच्छी हो जाए कहीं ना कहीं उसमें बुराई लाजमी होती है, और कोई चीज कितनी भी बुरी हो जाए कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई लाजमी होती है। तो डार्क साइकोलॉजी भी इसी तरह है कि देखने में ये इंतहाई बुरी है कि आप इसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आप सामने वाले इंसान को धोखा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अच्छाई भी तो होगी ना, क्योंकि एक जनरल फिलॉसफी है। तो यस, इसमें अच्छाई भी है। आप इन्हीं टैक्टिक्स को अपने साइकोथेरेपी में यूज कर सकते हैं। मजीद डिटेल में हम इन टैक्टिक्स को किस तरह साइकोथेरेपी में यूज करें वो हम अपने 6th एंड 7th एंड 8th लेक्चर में पढ़ेंगे। आयशा चुगताई, सॉरी, नाइमा रशीद का क्वेश्चन है, हाउ वी कैन टर्न द मैनिपुलेटर टैक्टिक्स अगेंस्ट देम। देखिए, मैनिपुलेटर आपको क्यों मैनिपुलेट कर रहा होता है कि आपसे वो अपना डिजायर्ड आउटकम ले ले। जब आपको पता होगा इन टैक्टिक्स के बारे में तो आपको पता होगा कि कब आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है और कब वो इंसान जेन्युइनली आपके साथ है। तो आप जब आपको वो मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रहे हो, सिंपली यू शुड अवॉइड द थिंग, अवॉइड द गोल द मैनिपुलेटर वांट्स। तो यही सबसे बड़ा उसके अगेंस्ट टूल होगा, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि कोई भी इंसान जब कोई चीज हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है और अगर वो चीज उसको ना मिले तो इंसान सबसे ज्यादा वर्स्ट नेगेटिव फीलिंग में होता है। मैनिपुलेटर आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपने उसके टेक्निक को समझ लिया, अब आप उसके टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं होने दे रहे, आपको पता है वो टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो आप उस चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इससे बड़ा मैनिपुलेटर के साथ रिवेंज क्या होगा? सर लास्ट वन एक्सप्लेन कर दें। लास्ट वन इज फॉरबिडन फ्रूट। फॉरबिडन फ्रूट ये है कि कभी आप उस इंसान के साथ अवेलेबल हैं, कभी उसके साथ अवेलेबल नहीं है, कभी उसके साथ होकर उसके हर दुख सुख में शरीक हैं, कभी आप उससे इतना दूर हैं कि वो आपके साथ कोई बात शेयर करना चाह भी रहे तो आप उसको टाइम नहीं दे रहे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट पर्सन डार्क साइकोलॉजिस्ट डार्क पर्सनैलिटी है या नॉर्मल? आयशा चुगताई, अगर आपने कल का लेक्चर केयरफुली सुना हो तो उसमें हमने डार्क पर्सनालिटी के 3 मेजर ट्रेट्स पढ़े थे, नार्सिसिज्म, साइकोपैथी एंड मिस्चीवियसनेस। आप उन ट्रेट्स को देखें। अगेन मैं कहूंगा कि ये ट्रेट्स कहीं ना कहीं हर इंसान में होते हैं। ये ट्रेट्स डार्क पर्सनालिटी का पार्ट तब बनेंगे कि जब ये ट्रेट्स इस कदर बढ़ जाएं कि ये ट्रेट्स उस इंसान के खुद के लिए और सामने वाले के लिए भी प्रॉब्लम हो, और ये ट्रेट्स 24/7 उस इंसान में हो। किसी स्पेसिफिक इमोशन, किसी स्पेसिफिक कंडीशन, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में वो ट्रेट्स ट्रिगर ना हो रहे हो, वो ट्रेट्स उसमें हर वक्त हो, तब हम उसको डार्क पर्सनालिटी का मेंबर कहेंगे। सर क्रिएटिंग मिस्ट्री एक बार समझाते हैं। ओके, क्रिएटिंग मिस्ट्री ये है कि आपने अपने गिर्द एक तजस्सुस क्रिएट करना है कि लोग आपके बारे में मुतजस्सिस हों कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, ये इंसान ऐसा क्यों है, ये इंसान इस तरह किस तरह कर लेता है। इसका जो एक सबसे इजी वे है क्रिएटिंग मिस्ट्री का, वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा खामोश रहें, ऑब्जर्व करें लोगों को। जितना ज्यादा हम बोलते हैं हम अपने गिर्द उतनी मिस्ट्री को रिड्यूस करते हैं, और जितना कम हम बोलते हैं हम उतनी ज्यादा मिस्ट्री अपने गिर्द क्रिएट करते हैं। सर एक एजुकेटेड पर्सन अच्छे इंसान को धोखा क्यों देते हैं, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं और जब सच्चाई सामने आए शर्मिंदगी नहीं हो? देखिए उनसला शफकत, आपने जो बात की दैट इज द पार्ट ऑफ डार्क ट्रायड ऑफ डार्क पर्सनालिटी। जब हमने कल डार्क पर्सनालिटी की बात की थी तो उसमें हमने एक ट्रेड पढ़ा था साइकोपैथी। साइकोपैथी ये था कि उस इंसान को कुछ फिक्र नहीं होती कि सामने वाले इंसान क्या फील कर रहा है, उस पर क्या गुजर रही है, क्या वो इंसान क्या है। उसके लिए सामने वाला इंसान सिर्फ एक मिट्टी की मूर्त है जिसमें कोई एहसास कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई कि जिसमें साइकोपैथी होती है उसके सामने अगर आप मर भी जाएं तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आयशा समान, सर इमोशनल प्लेइंग एक्सप्लेन कर दें। इमोशनल प्लेइंग ये है कि आप
जानबूझ के अपनी बातों से, अपने अल्फाज से, अपने एक्शन से, अपने रिएक्शन से सामने वाले में डिजायर्ड इमोशन ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक बंदा बिल्कुल न्यूट्रल बैठा हुआ है, लेकिन आपको मैनिपुलेटर चाहता है कि ये बंदा इस वक्त सैड हो, तो वो जानबूझ के कोई ऐसी बात करेगा कि सामने वाला बंदा सैड हो जाएगा। आई डोंट नो कि आप लोगों ने एक पोइट्री थी वो सुनी हो या ना सुनी हो। उसमें पोएट कहता है कि तेरे दर्द की मैं दवा करूं बिना किसी, इस तरह की थी कि मतलब उसका थीम ये था कि पहले तेरे लिए मैं मुश्किलें क्रिएट करूं, फिर उन मुश्किलों का मैं हल भी खुद ही बनाऊं। और मैं जी बोलिए। वो पोइट्री ऐसे थी, कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं हम, तुझे दर्द दूं तू ना सह सके, तुझे दूं ज़ुबां तू ना कह सके, तुझे दूं मकान तू ना रह सके, तुझे मुश्किलों में घिरा के एक ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा बनूं, इसी एग्जैक्टली गज़ के मैं सिवा हूं। एग्जैक्टली क्या बात। इसमें पोएट क्या कह रहा है कि पहले मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें क्रिएट करूं, देन मैं तुम्हारे लिए उन मुश्किलों का सॉल्यूशन क्रिएट करूं। दैट इज द कंडीशन ऑफ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ डार्क साइकोलॉजी, कि वो क्लियरली ये बता रहा है कि तेरी मुश्किलें भी मैं हूं, तेरा हल भी मैं हूं। यानी वो सामने वाले बंदे को इमोशनली खुद पे डिपेंड कर लेगा। जब वो उसके लिए मुश्किल क्रिएट करेगा, उसके बाद वो इंसान जब उसके लिए हल बनाएगा, तो वो इंसान ना चाहते हुए कंडीशनली, अनकंडीशनली उस इंसान पे रिलाई करना शुरू कर देगा। इमोशनल प्लेइंग आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लेइंग डम, प्लेइंग डम में ये होता है कि आपको पता सब कुछ है, लेकिन आप इतने मासूम बन जाएंगे जिस तरह आपको कुछ भी नहीं पता। प्लेइंग डम की एक कॉमन एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने BScs किया हुआ है, आपने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट कंप्यूटर, लेकिन आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है उसे नहीं पता कि आपने BScs किया हुआ है। तो जब आपने तो BScs किया हुआ है, लेकिन अब आप जब प्लेइंग डम कर रहे होंगे तो आप उससे ये पूछेंगे, अच्छा कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, अच्छा ये चीज इस तरह भी हो सकती है। तो वो इंसान ये सोचेगा कि आपको वाकई नहीं पता। तो वो जेन्युइनली, जो हर इंसान में एक फितरत है, एक नेचर है हर इंसान की टू हेल्प आउट दी अदर्स, वो उस नेचर से मजबूर होके जेन्युइनली वो उसको हेल्प आउट करेगा। दैट इज द रूल ऑफ प्लेइंग डम। इज दैट क्लियर? ओके, साइकोपैथ पर्सन से कैसे डील कर सकते हैं? देखें, साइकोपैथ का सबसे जो बड़ा इशू है वो कि वो इमोशंस को नहीं समझता। वो उसको नहीं पता होता कि सामने वाले के इमोशंस क्या हैं। अगर आप एज अ साइकोथेरेपिस्ट पूछना चाह रहे हैं तो उसको आप DBT के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। अब्दुल्ला इकबाल, यू शुड लुक फॉर योर वर्ड्स। जो साइकोपैथ इंसान होता है वो, उसके इमोशंस का बेसिकली इशू होता है। एज अ साइकोथेरेपिस्ट आप DBT यूज कर सकते हैं, इमोशनल ट्रेनिंग स्किल्स यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जब आप एज अ सिंपल पर्सन उस चीज इंसान को डील कर रहे होते हैं, एज अ ह्यूमन, एज अ लाइफ एक्विटेंसी उस पर्सन को डील कर रहे होते हैं, तो आप उससे अपने आप को डिस्टेंट रखें। आप उससे थोड़ा सा एक फासला बना के रखें कि आप उस इंसान को इतना ज्यादा अपने साथ फ्री होने का मौका ही ना दें कि वो आपके इमोशंस के साथ खेल सके। इज दैट क्लियर? Sir, is it better to avoid them के उनके साथ like आप बातचीत ही ना करें and just ignore them? मैंने भी यही कहा कि Psychopaths and narcissists. आप अपने आप को उनसे डिस्टेंट करें, क्योंकि आप एज अ सिंपल ह्यूमन बीइंग तो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर कि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक बने, आप उससे दूर हो जाए।
सर एक क्वेश्चन है कि सर मैंने अपनी एग्जैक्टली प्लेइंग डम का रूल यही है उनका शफकत कि उस इंसान को बहुत कुछ पता होता है लेकिन वो इतना डम शो कर रहा होता है कि और उससे ये होता है कि सामने वाला इंसान जेन्युइनली उसकी केयर करने लग जाता है, उसको अटेंशन देने लग जाता है, उसकी बातें मानने लग जाता है। Ekant Tanveer, DBT stand for dialectical behavioral therapy. It is third wave of cognitive behavioral therapy or modern wave of cognitive behavioral therapy, which specifically work on the emotions of a person. Muhammad Abid, sir, how I can become emotionless? Why you want to be a psychopath? और देखिए बेशक साइकोपैथ भी हो, कहीं ना कहीं उनमें भी इमोशंस लाजमी होते हैं। इमोशंस आर द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन नेचर। जब हम इमोशंस के बारे में पढ़ते हैं तो हम दो तरह के इमोशंस पढ़ते हैं कि प्राइमरी इमोशंस एंड सेकेंडरी इमोशंस। जो प्राइमरी इमोशंस होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं कि जब हम पैदा होते हैं वो हमारे अंदर तब से होते हैं। हम जो मर्जी कर लें, हम जितने मर्जी क्लेवर हो जाएं, जितने मर्जी डार्क पर्सनालिटी डेवलप कर लें, जितने मर्जी ट्रॉमा से गुजर लें, जो मर्जी कर लें, जो हमारे बेसिक इमोशंस या इनबॉर्न इमोशन प्राइमरी इमोशंस होते हैं, हम उनको कभी भी खत्म नहीं कर सकते। एनी अदर क्वेश्चन टिल नाउ? यस नाइमा रशीद, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है कि इमोशनल प्लेइंग में इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी आती है। फॉर एग्जांपल कि आप किसी की कोई बात नहीं मान रहे हो और ठीक है, उसे पता है कि आप जो है इमोशनली जो है वो वीक है, मतलब आप सेंसिटिव हैं, ठीक है, तो वो जो है अपने हाथ पे छुरी रख के खड़ा हो जाए कि मेरी बात मानो वरना मैंने अपने आप को मार लेना है। तो ये इमोशनल प्लेइंग में आता है? दिस इज द टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल प्लेइंग। इमोशनल प्लेइंग में हमने क्या पढ़ा कि वो जानबूझ के ऐसे वर्ड्स, ऐसे एक्शन, ऐसे रिएक्शन करते हैं कि सामने वाले के दिमाग में अपनी मर्जी का इमोशन ट्रिगर कर सके। जब इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होते हैं तो सामने वाले के दिमाग में वो सैडनेस, एम्पैथी, सिंपैथी के इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं ना। दिस इज इमोशनल प्लेइंग। यस, दिस इज इमोशनल प्लेइंग। एनी अदर क्वेश्चन टिल नाउ? Okay, now we will study another tactic used in emotional manipulation, which is body language. हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं एक लाइन के एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन किस तरह बोलते हैं और एक्शन किस तरह किसी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्शंस आर बेसिकली आवर बॉडी लैंग्वेज। जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी अपीयरेंस क्या है वो उस चीज सामने वाले के इमोशंस को ट्रिगर करती है, सामने वाले की ब्रेन को ट्रिगर करती है। फॉर एग्जांपल कि इफ यू वांट दैट के सामने वाला आपके बारे में बहुत पॉश सोचे कि आप बहुत पॉश हैं, लग्जरियस हैं, हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी अपीयरेंस कैसे बनाएंगे? आप अपनी अपीयरेंस क्लासी बनाएंगे, फॉर्मल बनाएंगे, क्लीन एंड केम्प्ड अपीयरेंस बनाएंगे। इफ यू वांट दैट के सामने वाला आपके बारे में डिप्रेस्ड सोचे कि आप डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, आप किसी चीज से डिस्टर्ब हैं, तो आप अपनी अपीयरेंस किस तरह बनाएंगे? आप अपनी अपीयरेंस अनकेप्ट बनाएंगे, प्रॉपर्ली ड्रेसअप नहीं होंगे, इनफॉर्मल होंगे, कैजुअल होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके बारे में एक अच्छा सोचे तो आप बहुत फॉर्मल होंगे, आप बहुत कंपोज्ड वे में अपने आप को तैयार करके जाएंगे। दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज जो सामने वाले के इमोशंस को, उसकी थॉट्स को ट्रिगर करता है। द सेकंड वन इज पॉस्चर। अपीयरेंस के बाद आप अपने पॉस्चर से डिफाइन करते हैं कि व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू वांट टू मेक अदर पर्सन फील अबाउट यू। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपके बारे में बहुत ये सोचे कि आप बहुत इंथ्यूजियास्टिक है, बहुत एक्साइटेड है, तो आपका पॉस्चर बहुत चेयरफुल होगा, आप बहुत ओपन पॉस्चर के साथ होंगे, आप बहुत ये कह लें कि एक्साइटेड पॉस्चर के साथ होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके बारे में ये सोचे कि आप बहुत कंपोज हैं, डिसेंट हैं, आप बहुत फॉर्मल हैं, तो आप अपना पॉस्चर भी उस तरह रखेंगे कि आप आराम से बैठेंगे, आप अपने पॉस्चर से, अपने स्टाइल से, अपनी सिटिंग से, अपनी वे ऑफ टॉकिंग से एक एलिगेंस शो करेंगे। आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे, अपना
आवाज अपनी टोन थोड़ी कम रखेंगे, रिदम अपनी अच्छी रखेंगे, मतलब आप अपने पोस्चर को चेंज करेंगे टू मेक समवन फील अबाउट व्हाट यू वांट। देन नेक्स्ट वन इज बॉडी, नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज फेशियल एक्सप्रेशन। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से सबसे ज्यादा बात करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि अल्फाज दुख नहीं देते, लहजे दुख देते हैं, या लोग कहते हैं कि मुझे लफ्ज तो नहीं याद कि उसने क्या बात की थी, लेकिन मुझे उसका लहजा याद है। तो लहजा सिर्फ ये नहीं है कि वो किस अंदाज से बोल रहा है, लहजे में उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है वो भी आ जाती है। तो फेशियल एक्सप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज एस्पेक्ट है कि हम बात सारी बेशक भूल जाएंगे, लेकिन जो वो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो जिस अंदाज में उस इंसान ने बात की, हमें वो हमेशा याद रहता है। अगर किसी ने आपको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, किसी ने आपकी बहुत अच्छे अल्फाज में तारीफ की है, लेकिन उसका फेशियल एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन किसी भी वजह से ठीक नहीं है, तो आप उसकी तारीफ को भी तंज समझेंगे। इसी तरह किसी ने आप पे बहुत कोई नेगेटिव कमेंट पास किया है, लेकिन उसने वो कमेंट बहुत रिलैक्स्ड, बहुत एक्साइटेड, बहुत फनी फेशियल एक्सप्रेशन से किया है, तो आप उस बुराई को, जो एक नेगेटिव कमेंट आप पे पास किया गया, उसको मजाक समझेंगे। फेशियल एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करने की हमारी जो एबिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप बच्चे को सिर्फ गुस्से से देख भी लें तो वो रोना शुरू हो जाता है, लेकिन आप बच्चे को हंसते हुए जितना मर्जी मार भी लें वो हंसता रहता है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। अगर हम इन तीनों चीजों को एक साथ यूज करें कि हम अपीयरेंस को, पोस्चर को, फेशियल एक्सप्रेशन को, इन तीनों चीजों को साथ यूटिलाइज करके सामने वाले के दिमाग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज अपना बना सकते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन ट्रिगर कर सकते हैं, और हम सामने वाले को अपना एडिक्टेड तक बना सकते हैं बाय द क्लेवर यूज ऑफ अपीयरेंस, पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। यहाँ पे जी पोकीमोन, आपने हैंड रेज किया, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, मेरा ना अस्सलाम। इंटरनेट कनेक्शन था तो मैंने अपीयरेंस वाला पॉइंट मुझसे मिस हुआ है, ओके प्लीज आप रिपीट कर देंगे। ओके, अपीयरेंस में थैंक मैंने यू। ये कहा था कि आप सबसे पहले, कोई भी इंसान आपकी जिस चीज को ऑब्जर्व करता है वो आपकी अपीयरेंस है। फॉर एग्जांपल, आप किस तरह से ड्रेसअप हैं, आपने आपकी हाइजीन लेवल क्या है, आप किस तरह अपने आप को आपने कंपोज किया हुआ है, और इसी चीज पे वो इंसान आपके बारे में एक कॉग्निटिव स्कीमा क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपके बारे में सोचे कि आप बहुत फॉर्मल हैं, तो आप किस तरह की ड्रेसिंग करेंगे, आप बहुत फॉर्मल ड्रेसिंग करेंगे, बहुत कंपोज ड्रेसिंग करेंगे, आप अपने आप को बहुत कैम्प रखेंगे, आप बहुत हाइजीनिक होंगे, आप बहुत क्लीन रखेंगे अपने आप को। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके बारे में सोचे कि आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप अपनी हाइजीन लेवल ड्रॉप कर देंगे, अपनी क्लोथिंग को अनकेम्प्ड कर देंगे, अपने प्रॉपर कॉमिंग नहीं की हुई होगी, अपनी अपीयरेंस आपने इस तरह बनाई हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके बारे में ये सोचे कि आप बहुत आर्टिस्टिक हैं, तो आपने बहुत कलरफुल कपड़े पहने हुए होंगे, आपने बहुत डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाया होगा, आपने बहुत यूनिक कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए हुए होंगे अपनी ड्रेसिंग में, अपने आउटफिट में, अपनी एक्सेसरीज में। So this is how appearance trigger emotions or cognitive schema in someone else's mind. Is that clear now? Any other question till now? I hope there are no more questions. तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और लॉ ऑफ मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ा था। देखें, क्योंकि ये एक प्रॉपर कोर्स है तो इसमें हर आने वाला लेक्चर पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है। सो आई सजेस्ट कि आप लेक्चर्स को फोकसली सुने, एंड इफ इट इज इजी एंड कंफर्टेबल फॉर यू तो आप उसके हैंडआउट्स या नोट्स भी क्रिएट कर लें, ताकि आप अगले लेक्चर्स को कनेक्ट करने में इजी हो और लेटर इन लाइफ भी आप इस चीज को यूज कर सकें। I hope there are no more questions till now. सर
जी जी बोलिए। उनजीला कब से आपसे कुछ पूछ रही हैं और अभी एक हादिया हैं, उन्होंने पूछा, आप रिप्लाई कर दें उन्हें। उनजिला आपका क्वेश्चन प्लीज बोलिए। ओके, शहरीन बतूल आपका क्वेश्चन है कि कंट्रोल योर डिसीजन। इसमें मैंने एग्जांपल दी थी कि चेस में गेम की। कभी आपने चेस प्लेयर्स को देखा है कि वो जब भी कोई एक मूव चलते हैं तो वो बहुत सारे आगे की मूव्स को सोच के चलते हैं कि अगर हम ये मूव चलेंगे तो सामने वाला ये मूव चलेगा, उससे हमें ये नुकसान होगा। अगर सामने ये मूव चलेंगे तो सामने वाला ये मूव चलेगा तो हमें ये फायदा होगा। कंट्रोलिंग योर डिसीजन में भी ये है कि आपने जो भी बात करनी है, जो भी फैसला लेना है, आपने उसके सारे सिनेरियोज को, सारे आउटकम्स को, सब चीजों को अंडरस्टैंड करके, उनके आउटकम्स को अंडरस्टैंड करके फिर आपने डिसीजन लेना है, बहुत सोचा समझा हुआ। इज दैट क्लियर? सॉरी उंजला शफकत, आप एक दफा अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। यस, क्या साइकोपैथ इंसान मेंटली इल होते हैं? देखें, साइकोपैथ इस वर्ड को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो आपको क्या मिलेगा? साइको एंड पैथी। पैथी इज एबनॉर्मैलिटी। एबनॉर्मैलिटी को मेडिकल लैंग्वेज में पैथी कहा जाता है। साइकोपैथ मतलब वो साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल है। ये साइकोपैथ आर मेंटली इल पर्सन्स। हादिया वसीम, बट सम टाइम आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, लाइक आपको एक शख्स नहीं पसंद है। एग्जैक्टली, साइकोपैथी सॉरी फेशियल एक्सप्रेशन, मैंने यही कहा कि हमारे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज है। फेशियल एक्सप्रेशंस को हम फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं। अपने पेरेंट्स के प्रेशर पे, अपने पीयर्स के प्रेशर पे हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे गेस्चर्स, हमारे जेस्चर्स हैं, हमारे पोस्चर्स हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। जिस तरह आपने कहा कि बाज़ औक़ात हमें नहीं भी पता होता कि हमारा फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, बिकॉज यू डोंट लाइक दैट पर्सन, बट स्टिल जैसे ही आपको रियलाइज होता है यू चेंज योर फेशियल एक्सप्रेशन। एटलीस्ट हमें रियलाइज हो जाता है कि हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारे पोस्चर्स हैं, हमारे गेस्चर्स हैं, वो हमें रियलाइज भी नहीं होते। तो हमें विद द टाइम हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। और अगर आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा है तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल उतना ज्यादा होगा। आई थिंक आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। इकान तनवीर का क्वेश्चन है, क्या हिप्नोथेरेपी एंड हिप्नोटिज्म डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है? यस, हिप्नोथेरेपी एंड हिप्नोटिज्म इज somehow the part of dark psychology, कि क्योंकि इसमें भी हम अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपने एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू सामने वाले के इमोशंस ट्रिगर कर रहे होते हैं, सामने वाले को एक ट्रांस स्टेट में लेके जा रहे होते हैं। लेकिन ये एक बहुत पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि डार्क साइकोलॉजी में हमने ये कहा था कि हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, कि सामने वाले इंसान को पता नहीं होता कि हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन हिप्नोथेरेपी या हिप्नोटिज्म में सामने वाले इंसान को पता होता है कि उसको अब मैनिपुलेट किया जाएगा, उसको ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में लेके जाके उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। सो इट्स पैराडॉक्सिकल कि इसको डार्क साइकोलॉजी में पढ़ें या साइकोथेरेपीज में पढ़ें, लेकिन क्योंकि इसके पॉजिटिव आउटकम ज्यादा होते हैं और इसका बगैर बताए आप किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, सो दैट इज वाई इसको हम डार्क साइकोलॉजी के बजाय हम इसको साइकोथेरेपीज में पढ़ते हैं। सर बिल्किस स्कूल का फर्स्ट सेक्शन का रिव्यू देते हैं। फर्स्ट सेक्शन में सबसे पहले हमने डार्क साइकोलॉजी का पढ़ा था कि व्हाट द डार्क साइकोलॉजी इज। अभी आधे घंटे तक आपको स्लाइड्स भी शेयर कर दी जाएंगी फर्स्ट और आज के लेक्चर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यह है कि डार्क साइकोलॉजी क्या होती है। डार्क साइकोलॉजी एक साइकोलॉजी का पार्ट है जिसमें हम डिफरेंट टेक्टिक्स को यूज करके, यूटिलाइज करके सामने वाले को मैनिपुलेट करते हैं या अपने डिजायर्ड गोल सामने वाले से लेते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डार्क पर्सनालिटी। डार्क पर्सनालिटी में हमने 3 ट्रेड्स पढ़े थे कि जिन इंसानों में ये ट्रेड्स होते हैं उनको हम डार्क पर्सनालिटीज कहा जाता है। उसमें फर्स्ट था नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का ये होता है कि हर वक्त उनकी मैं होती है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं जो हूँ वो बस मैं हूँ। आपने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी पढ़ा होगा
This is exactly the same thing. The second one is psychopathy. साइकोपैथी में हमने ये पढ़ा था कि सामने वाले को आपसे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या फील करें, आपके क्या इमोशंस हैं, उसके लिए आप एक बस मिट्टी की मूर्त हैं। आप चाहे उसके सामने मर भी जाएं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। थर्ड हमने पढ़ी थी मिस्चीवियसनेस। मिस्चीवियसनेस में ये था कि वो इंसान बाय बर्थ ही मैनिपुलेटिव होता है, कि उस इंसान में बाय बर्थ ही मैनिपुलेशन होती है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती है और गोल ओरिएंटेशन होती है। उसके बाद हमने ये बात की थी कि जब हम साइकोलॉजी की बात करें तो वो ट्रेट हर इंसान में होता है। डार्क पर्सनैलिटी हम तब डिफाइन करेंगे कि जब वो ये 3 ट्रेट्स उस इंसान में हर वक्त हों, हर सिचुएशन में हों, हर इंसान के साथ हों। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में अगर कोई ट्रेट ट्रिगर हो रहा है तो उसे हम डार्क पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे। किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ट्रेट ट्रिगर हो रहा है, हम उसे डार्क पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में वो ट्रिगर हो रही है ट्रेट, तो हम उसे डार्क पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे। दिस इज अ जनरल सा व्यू ऑफ फर्स्ट सेशन। मजीद आपको स्लाइड्स अभी शेयर कर दी जाएंगी। ईशा मलिक का क्वेश्चन है, सर जो साइकोपैथ पर्सन होते हैं क्या हमें उनको बताना चाहिए कि आप साइकोपैथ? आप उनके सामने रो भी लें, बता भी दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनके साथ जो मर्जी कर लें, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, उनको कोई असर, कोई फर्क कुछ भी नहीं होगा। इट्स लाइक कि आप चलो भैंस के सामने बीन बजाने को तो उस आवाज से डिस्टर्ब होके भैंस कभी तो मूव करेगी ना। अगर आप साइकोपैथ को बता रहे हैं तो उसके तो एग्जांपल ये है कि आप दीवार के सामने बीन बजा रहे हैं कि आप जितनी मर्जी बीन बजाते रहे, दीवार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस नाइमा रशीद, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर जो साइकोपैथ होता है उसको हम थेरेपी से ठीक कर सकते हैं? आज जी मैंने अभी पहले बात की थी, क्योंकि साइकोपैथ का जो बेसिक प्रॉब्लम होता है वो उनके इमोशंस का होता है। तो एज अ साइकोथेरेपिस्ट अगर आपके पास कोई साइकोपैथ पर्सन आता है तो हम डीबीटी को यूज करके उसके इमोशंस को ठीक कर सकते हैं, और जब इमोशंस ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसकी साइकोपैथी जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। एनी अदर क्वेश्चन? yes sir, Kusai, what's your question? सर जो साइकोपाथ पर्सन होता है उसको हमें बताना चाहिए कि वो साइकोपाथ है। देखिए मैंने अभी ईशा मलिक को भी इसी चीज का आंसर किया है कि साइकोपैथ पर्सन के सामने आप जितना मर्जी रो लें, जो मर्जी कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भैंस के आगे अगर हम बीन बजाएं तो आवाज से तंग होके भैंस फिर भी हट जाएगी। साइकोपैथ को ये बताना कि तुम साइकोपैथ हो, इट्स लाइक दीवार के आगे बीन बजाना, कि जितनी मर्जी बीने बजाते रहो, दीवार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Any other question? I hope there are no more questions.